और आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के चक्कर में फरसा पकड़ा दिया है, तब दंगाई बन रहा है। देख लीजिए, जा रहा है मुसलमान के घर पर झंडा फहराने, गोली खा रहा है। क्या पंडित जी यही हिंदू राष्ट्र में रहोगे? जरा सोचो। अटल बिहारी वाजपेयी एक कॉर्पोरेट प्लस राइट विंगर, दक्षिणपंथी, ब्राह्मण प्रधानमंत्री, तीनों छीन लिया। तो इसका नुकसान ब्राह्मणों को नहीं हुआ है? हम तो ब्राह्मण विशेष आजकल बोलता हूं कि आइए पंडित जी, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। जो नौकरी सबसे ज़्यादा आप ही नौकरी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप ही पढ़ रहे थे, सबसे ज़्यादा पेंशन आप ही ले रहे थे। तो हिंदू राष्ट्र के नशा में मोदी वाजपेयी से शुरू हुआ डिसइन्वेस्टमेंट, अब मोदी जी ने रफ्तार पकड़ा दी, छीन लिया। तो आज आप सोचो ना कि सब राजपुरोहित तो बनोगे नहीं, तो कुछ लोगों को सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना पड़ेगा, मजदूरी भी करना पड़ेगा। इसलिए जितना आपको चिंता है, मैं तो कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज अपनी चिंता करे कि आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे। जिस गांव के स्कूल में मैं पढ़ता था तो सिर्फ दलित थोड़ी पढ़ता था, सारे जाति के लोग पढ़ते थे, फ्री में पढ़ते थे। अब जिसके पास पैसा होगा उसका बच्चा अंग्रेजी में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल खत्म, कॉलेज बर्बाद, क्वालिटी एजुकेशन खत्म, तो निर्धन ब्राह्मण कहां पढ़ेगा फिर? ये ब्राह्मण समाज भी सोचे ना गंभीरता से। नहीं, अब अभागा नहीं पंडित जी, अब हमारे अगुआ हैं समाज के। तो जब तक उनके हाथ में कलम रहा, जब तक उनके प्रतीक सरस्वती रहे, तो बुद्धिजीवी बने। और आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के चक्कर में फरसा पकड़ा दिया है, तब दंगाई बन रहा है। देख लीजिए, जा रहा है मुसलमान के घर पर झंडा फहराने, गोली खा रहा है। क्या पंडित जी यही हिंदू राष्ट्र में रहोगे? जरा सोचो। ये कॉर्पोरेट का राज है, जिसमें अडानी के यहां चाकरी आपको भी करनी पड़ेगी। जाके जितने ज्वेलरी शॉप है यहाँ, अब मॉल से जाके देखो, बड़े बड़े मूंछ लगा के सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। कौन लोग हैं? कितना तनख्वाह मिल रहा है? दिल्ली में 15,000 रुपए में बच्चा क्या पढ़ाओगे, बच्चा क्या खिलाओगे? सरकारी नौकरी थी तो 50,000 60,000 मिल रहा था। तो कॉर्पोरेट के यहां चाकरी आपको भी करनी पड़ेगी। ये समस्या सिर्फ SC ST OBC के नहीं है। लोग समझते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरएसएस वालों ने कन्विंस कर दिया। आरक्षण नहीं खत्म कर रहा है, नौकरी खत्म कर रहा है। और नौकरी खत्म होगी तो हमारी ही खत्म नहीं होगी, आपकी भी खत्म होगी। पेंशन खत्म हुआ तो हमारा ही नहीं खत्म हुआ, आपका भी खत्म हुआ। पब्लिक सेक्टर यूनिट खत्म, नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म। तो फरसा हाथ में पकड़ोगे तो कलम की क्या जरूरत है? पूरा समाज मुसलमान आपको दिखा रहा है। मुसलमान से क्या खतरा है? औरंगजेब के समय में 19% से 33% तक मंसबदार हिंदू थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हिंदू था। तो उन्हीं के थाली में खाए हो, आप खाए हो, हम नहीं खाए। अंग्रेजों की चाकरी आपने की है, आपकी वजह से देश गुलाम हुआ है। मुसलमान दिखा के आपको कह रहा है डर, अरे सब कुछ तो हिंदू ही है। सारा वाइस चांसलर, सारा सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑफिसर, सब कुछ तो हिंदू है। तो खतरा किससे है? आपको इस समाज को मूर्ख, सारे समाज को मूर्ख बना रहा है। सवर्ण समाज भी मैं कह रहा हूं, 10 साल इंतजार कीजिए। अगर 10 साल ये सरकार रह गई तो आप दिहाड़ी मजदूर नहीं बने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा। कॉर्पोरेट में सबको 5 लाख तनख्वाह नहीं मिलता है, एक को देगा 5 लाख, बाकी को 30,000। भाई बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू ने मिलकर एक पूरा सपना देखा था कि हम पब्लिक सेक्टर डेवलप करेंगे, जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट लेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर लाएंगे। तो जब ब्राह्मणों के प्रतीक नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, तो देखो ना कितना डेवलपमेंट हुआ था। आप ही देख लो जाके। अब प्रतीक आपका बना है परशुराम, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, तो जाके घर में शाम में देख लेना क्या बन रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जाति जनगणना के साथ शिक्षा, रोजगार रखिए,
पब्लिक सेक्टर निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल करे। 70 साल में क्या हुआ? तब बेच क्या रहे हो मोदी जी? वही तो बना था 70 साल में। आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है तो जरा बताओ मुझे, एक कॉलेज खोला है तो बताओ मुझे। अफसोस की बात यह है कि इसमें ज़्यादातर तथाकथित निचली जातियों के लोग ही हैं, ओबीसीज़ हैं और दलित्स हैं। उनको पोच करके और जो मस्जिदों के सामने जब तांडव करा रहे थे, अगर तब रोक लिया गया होता, या फिर जब होली के मौके पर जिस तरह से हम देख रहे थे कि रंग डाला जा रहा है जो इबादत की जगह हैं, चाहे मस्जिद हैं या दरगाह हैं, तब रोक लिया गया होता तो शायद ये तरुणवाला हत्याकांड और जो अभी हम देख रहे हैं वो नहीं होता उत्तम नगर में। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक शब्द होता है कल्मिनेशन, यानी कि एक परिणति को पहुंच रहा है भारत में जो सांप्रदायिकता है। और इसमें साफ तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपने संबोधन में भी यहाँ पे ये बात कही है कि सीधे तौर पर इसको हिंदू मुस्लिम समस्या से जोड़ के नहीं देखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त भारत के जो निचली जातियों के लोग हैं, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि वो बेरोज़गारी है वहाँ पर। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जो अभी ये ऊर्जा का भी जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, आप क्या समझती हैं सबसे ज़्यादा संकट किस पे आ रहा है? आप बताइए, क्या उच्च जातियों के लोगों पे आ रहा है? क्या अंबानी जी, अडानी जी को तकलीफ हो रही है? उनके घर में तो सिलेंडर हैं, उनके घर में तो तेल की कोई कमी नहीं है। जो कमी आ रही है वो इन्हीं लोगों के ऊपर आ रही है। तो परिणति को इसलिए पहुंच रहा है सब कुछ कि इससे जो गुस्सा पनप रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, ज़मीन तो मेरे पास कभी थी ही नहीं, अब मैं तो खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं टेबल तो खैर थी ही नहीं, मैं नीचे फर्श पे भी बिछा के अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ इस गुस्से का? तो ये गुस्सा दो तरह से निकाला जा रहा है। एक गुस्सा ये है कि आप धुरंधर जैसी फिल्में बना दीजिए, तो क्या होगा कि जितना भी गुस्सा आपको इस सरकार के खिलाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, वो जाके पाकिस्तान की पिटाई हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सारा गुस्सा निकल जाता है। उस गुस्से को चैनलाइज किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं इस सारे गुस्से को क्या करूँ? मैं अपनी सरकार से सवाल पूछूँ, मैं अपने सांसद से सवाल पूछूँ, अपने विधायक से, काउंसलर से? नहीं, मैं तो मुसलमान से सवाल पूछूंगा। तो ये सारे गुस्से को डायरेक्ट किया जा रहा है, चैनलाइज किया जा रहा है बहुत ही चतुराई और मक्कारी के साथ। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है, दिल तोड़ देने वाली बात, कि दो भारत के सबसे गरीब समुदाय के लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होना है। हम दोनों समुदायों को, यानी जो सबसे गरीब लोग हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, गरीब हैं, मजदूर, किसान, सबको साथ में आके अपने हक़ के लिए एक साथ लड़ाई लड़नी थी। लेकिन हो ये रहा है कि अंग्रेज़ों का जो बांटो और राज करो की जो पूरी थ्योरी है, उसको अपने सामने आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आपको देखने को मिल रहा है ये कि बांटो और राज करो, यही इनकी थ्योरी है। एक बच्ची का वीडियो आपने देखा होगा, कम उम्र की लड़की है वो, जो वहाँ पहुँची है होली खेलने। जैसा कि कहा गया था, पोस्टर्स लगाए गए थे कि खूनी होली खेली जाएगी ईद के दिन पर। वो लड़की वहाँ पहुँचती है और बाकायदा रंग में सराबोर होती है। उस बच्ची का, या मैं रिप्रेजेंटेशन समझूं कि जो उसकी उम्र के जो बच्चे हैं, जो वहाँ उन पोस्टर्स को देखकर, या जो तमाम आपने कहे कि जो समूह हैं जिनकी वजह से वहाँ जो पहुँचे थे और जिन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद उसके मानसिक स्तर पर अगर मैं जाकर देखूं, वो वहाँ पहुँची है। वैसे और जो बच्चे हैं इस समाज में और जो वो सब देख रहे हैं और जिनके दिमाग पर ये असर हो रहा है, एक तरफ तो वो तबका है जिनको आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास और कोई टारगेट नहीं है, तो उनको एक टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो नई पौध है अभी, जिनको अभी बहुत कुछ समझना और सीखना है, वो क्या लेकर जाएंगे इस तरीके के व्यवहार से? ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता है यही सबसे अहम सवाल है। और मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप इस तरह से सोच रही हैं कि ये जो नई पीढ़ी है, क्योंकि अब तक हमारे जैसे लोग, हम ब्लीडिंग हार्ट्स बन चुके हैं, हमारे दिल से हमेशा खून निकलता रहता है, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, क्योंकि हमने एक सेक्युलर भारत देखा है। आपने भी, आप मुझसे छोटी हैं उम्र में, लेकिन आपने भी कुछ साल देखा होगा एक ऐसा भारत जिसमें कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ में रहते थे और एक तरह का सद्भाव था। मुझे अफसोस होता है उन बच्चों पर, खासकर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के काल के 12 साल गुजर चुके हैं। वो बच्चा भी जो 10 साल था, वो 10 साल का बच्चा भी आप सोचिए अभी 22 साल का है। वो उसने भी कोई देखा ही नहीं कि सेक्युलर भारत कैसा होता है, उसने देखा भी नहीं कि सेक्युलर भारत किस तरह से होता है। तो उसकी नज़र में तो मुझे तो गुजरात का ही पूरा मॉडल याद आ रहा है कि गुजरात में आप देखिए कि पिछले 2 दशक से ज़्यादा एक ही पार्टी की सरकार है। तो वहाँ लोगों को पता भी नहीं है कि एक दौर ऐसा भी होता था जब ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं थी। ये दौर भी ऐसा होता था जब हिंदू मुसलमान साथ में ईद मनाया करते थे, होली मनाया करते थे, दिवाली मनाया करते थे। शायद हम अपनी जो आने वाली नस्ल या मौजूदा नस्ल है, शायद वो श्रापित है कि इससे बेहतर समाज उसने देखा ही नहीं है। उसके लिए जो पैमाना है देखने का, वो यही है। लेकिन सर, अगर जो महिलाएं घर को संभाल सकती हैं, आपके बच्चों को पढ़ा सकती हैं, आपके घर को इतने बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है ना, वो देश की नीतियों को भी संभाल सकती हैं, वो देश में गद्दियों में भी बैठ सकती हैं, वो देश की राजनीति में बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं।
आपको आना पड़ेगा बाहर, आपको इस हक हकूक़ की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी महिलाएं देख के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस एक कमी है जो आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद आपको और हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो ये कि आप उनकी धर्म की पालकी ढोना बंद करिए, क्योंकि जब जब आप इनकी धर्म की पालकी ढोते हैं, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट छोड़ के आते हैं जो भारत का संविधान हमको देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा ये चीज़ बोली कि आप अपने धर्म को तो ज़रूर पालन करिए, लेकिन साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जब तक आप धर्म को नहीं छोड़ेंगे नहीं आएगा। एक आखिरी बात बोलूँगी और अपने स्थान ग्रहण करूँगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ पता है, चाइना में जब वॉर हो रहा था, माओ ज़ेडोंग का टाइम था, तो माओ ज़ेडोंग ने एक बहुत खूबसूरत कोटेशन दी थी कि धर्म एक अफीम की तरह है, अगर आपको जितना चटाया जाए ना उतनी ही आपको उसकी आदत पड़ेगी। ये कमी है हमारे अंदर में कि हम लोग बहुत ज़्यादा धर्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि महार की बेटी उस दलित की बेटी ओबीसी के साथ में शादी करे, महार की बेटी चमार में शादी करे। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हो तो उनकी बातें भी पढ़ो, ठीक है, उनकी किताबें भी पढ़ी है। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस बोली हैं, उन्होंने एजुकेशन बोली है। और अभी फ़िलहाल में मेघा लावरिया जी छाई हुई हैं, है ना, उनको तो पढ़ने लिखने से एलर्जी है, उनसे तो किताबें खुलती नहीं है। और ये आपके पास में बहुत बड़ी हथियार है कि आप किताबें खोलिए और उनसे आंख में आंख डालकर ये पूछ सके कि आपको आपके ग्रंथों के बारे में कितना पता है और आपको देश के संविधान के बारे में कितना पता है। ये लड़ाई हम लोग बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं और बहुत सही तरीके से लड़ सकते हैं, बस हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट, प्रोफेसर रतनलाल सर जैसे, नवीन जी जैसे, शंभू सर जैसे बहुत कम लोग बाहर निकल के आते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज का संघर्ष सड़कों पर है और हमको वहीं से सारे न्याय मिलेंगे। ये बात आप याद रखिए, सरकार कोई भी हो, हक हकूक़ हमें हमारा छीन के लाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कांग्रेस का टाइम था और अपने हक हकूक़ छीन के लाए थे। अगर उनका मन होता ना, अपनी पार्टी बना के सबसे पहले वो पीएम पोजीशन में बैठ के वो बोलते कि मैं अपने लोगों के लिए हक हकूक़ छीन के लाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी बातें, कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, आप लोग सुधारिए। बाकी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।